हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हें रट लीजिएगा। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम में इस वीडियो का इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है ना उसका जो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसका सारा पीडीएफ देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मोस्ट 25 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे देखें फटाफट। ठीक है, आइए फर्स्ट सवाल पे देखते हैं। निम्नलिखित में किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यूरिया। और यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आते हैं। इसका फॉर्मूला CH4N2 दो तरीके से लिखा जाता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऑक्साइड पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब आपको कि यहाँ पे ये कहा गया कि इनकी क्षारीय प्रकृति को अवरोही क्रम में सजाना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसको क्या करना है कि अवरोही क्रम में, ठीक है, इसको करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जो है क्षारीय के बारे में, क्षारीयता जो है ना, इसकी क्षारीय प्रकृति जो है, क्षारीय प्रकृति को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षारीय यहाँ पे होगा Na2O होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा MgO, उसके बाद हो जाएगा L2O3 और लास्ट हो जाएगा CuO। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। धातु, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिसेंटली एग्जाम में NTPC में पूछा गया है, बाकी एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन उभयधर्मी है, मीन्स कि एम्फोटेरिक है। तो ध्यान रखिए, नोट में आप कर लीजिए, नोट में अल्मुनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये तीनों क्या है? ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। ये ऑक्साइड क्या है? ये ऑक्साइड जो हैं उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, या इसको हम कैसे कर सकते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अल्मोनियम, जिंक, पीवी, तो ज़्यादातर एल्युमिनियम पूछ देता है। ठीक है, इनमें से कौन एम्फोटेरिक है या उभयधर्मी? चार ऑप्शन देंगे जिसमें अल्मोनियम रहेगा, बाकी अदर एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड किसी तल में, ठीक है, किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है, तब इसका कोणीय संवेग जो होता है निम्नलिखित के दिशा के साथ निर्देशित होता है। ये घूर्णन अपने अक्ष के साथ ही निर्देशित होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक दो चीज़ें और आप याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ आप एक दो चीज़ें और भी याद रखिएगा, जैसे क्या? जैसे संवेग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, खैर इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड में निहित कुल गति क्या कहलाती है? किसी पिंड में निहित, किसी पिंड हो गया मीन्स की मास, और कुल गति मीन्स की वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए संवेग का जो होता है फॉर्मूला जो होता है संवेग का, वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग का जो मात्रक होता है, अच्छा संवेग क्या है? ये सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि है। भार भी क्या है आपका? सदिश राशि है। आवेगी बल भी आपका सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। ये दो तीन बातें याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हुक नियम निम्नलिखित तक ही लागू होता है। हुक का नियम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम कब लागू होता है, किसके लिए लागू होता है? तो ये क्या होता है? इलास्टिसिटी लिमिट तक ही होता है। ठीक है, प्रत्यास्था सीमा तक, मीन्स कि हुक का जो नियम लागू होता है वो होता है इलास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, इलास्टिसिटी लिमिट तक होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावक केंद्र कहते हैं, उत्प्लावक बल द्वारा। ठीक है, उत्प्लावक जो होता है, उत्प्लावक बल द्वारा, ध्यान रखें, उत्प्लावक बल द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नियत ताप आयतन पर, ठीक है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन नियत आयतन पर। नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है नियत ताप आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ किलो कैलोरी दिया हो ना, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ बताते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर सभी को पता होता है 1000 कैलोरी होता है, एग्ज़ाम में आते भी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4186 जूल भी लिख सकते हैं, या इसको 4200 लगभग जूल लिख सकते हैं, या इसको 4.2 के जूल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो 1 किलो कैलोरी हो गया। हम 1 कैलोरी की अगर बात करें तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.186 जूल होता है, या फिर 4.2 जूल भी कहते हैं। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी रूप से रहता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है सुघट्यता। सुघट्यता का कहने का मतलब कि कंप्लीट जो होता है इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी मीन्स कि अगर ये एक बार ये फैल जाए, ठीक है, एक बार ये फैल जाए तो वापस ये अपने पोजीशन पर नहीं आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? मीन्स चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध का आप पहले जो है फॉर्मूला उसे आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है? L/A, या फिर प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बाय एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? समानुपाती, गलत। उसके बाद क्या है? अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी गलत। पदार्थ की प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है, गलत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है? वो अनुक्रमानुपाती होता है, और एरिया का अगर बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही पदार्थ के, ठीक है, एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है कम होता है, तथा पतले तार का जो होता है वो क्या होता है? पतले तार का ज़्यादा। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया है कि एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और पतले तार का ज़्यादा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में होती है। यांत्रिक ऊर्जा का एक और यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कई बार एग्जाम में इस तरह का पूछा गया कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। नेक्स्ट है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? सिंपल है, साउंड की अगर बात करते हैं, साउंड कभी जो होता है वैक्यूम में तो चलता ही नहीं है। अगर वैक्यूम में नहीं चलेगा तो सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? भी होगा, क्योंकि साउंड जो होता है ना वैक्यूम में चलता ही नहीं है ना, इसलिए ये रीज़न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसमें क्या चीज़ होता है? दो चीज़ होता है, ध्यान रखिए। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युतीय क्षेत्र से गुजरता है तो दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो वेलोसिटी और इसकी एनर्जी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? नियत रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के संबंध में कौन सा कथन सच है? थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या कहता है? ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि ऊर्जा का क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ऊष्मा गतिकी की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो
ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, सही बात है। ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, गलत बात है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ग, ठीक है। ये तो किया जा सकता है, ऊर्जा का ना तो ऊर्जा को ना बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जाता, बात सही है। ब्रह्मांड में ऊष्मा नियत रहती है, ये भी सही है। तो 3 बातें सही, एक बात गलत है, वो जो है कि आपका ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन है, वो मानव है, वो क्या करते हैं, सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धूप की निम्न में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सक्षम होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ग्रंथि जो शरीर के तापमान को बनाए रखती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं, है ना, हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस एक होता है, थैलेमस जो क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, थैलेमस करता है, थैलेमस से आपको दर्द हो गया, गर्म हो गया एवं ठंडा, इसकी फीलिंग होती है। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये भूख को बताता है, भूख हो गया, प्यास हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, ठीक, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किस में सबसे कम होती है? मीन्स कि कार्बन किस में सबसे कम पाया जाता है? तो सबसे कम किस में पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिटवालोआ, ठीक है। इसमें जो होता है कार्बन की जो प्रतिशत काफ़ी कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? सभी को पता होना चाहिए, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। चलती बस के बीच आकर्षण बल होगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है ना। इसका रीज़न क्या होगा कि ये होगा यात्रियों का ज़रूरत, ठीक है। आप बस का ज़रूरत नहीं कहेंगे, ये यात्रियों का ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि चलती बस में झुकता कौन है? यात्री, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में जो है कथन पे विचार करना, आपको इनमें से बताना कौन सा सही है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, सही बात है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, सही बात है। मीन्स कि क ख दोनों सही है, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 4 kg वाली एक बॉल 8 मीटर पर सेकंड वेग के से चलती है, 12 kg की किसी रुकी हुई अन्य बॉल से टकराती है, टकराने के पश्चात दोनों बॉल एक साथ चलती है, तो इनका अंतिम वेग क्या होगा? इनका अंतिम वेग क्या होगा? आपका 2 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे? m1v1 याद रखिएगा, प्लस फार्मूला m2v2 इक्वल टू m1v प्लस m2v। चूँकि यहाँ पे देखिए टक्कर के बाद दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो इसके बाद जो टक्कर के बाद की वेलोसिटी सेम होगी। तो m1v1 क्या होगा यहाँ पे 4 × 8 प्लस यहाँ पे आपका जो है m2 12 हो जाएगा 0, और m1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं v, तो 12 हो जाएगा। अब वेलोसिटी तो निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ये तो 0 का 0 हो जाएगा, और ये 16 भी हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव निम्नलिखित में से उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैद्युत स्थैतिक आकर्षण के कारण, विद्युत स्थैतिक आकर्षण के कारण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पृष्ठ तनाव, सबसे पहले याद जानेंगे कि सरफेस टेंशन की बात हो रही है, ताप बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, ठीक है। पहले आप इसकी मात्रक लिखें, पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का आप अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जनरली जो होता है इसका मात्रक होता है आपका T = F/L न्यूटन पर मीटर, ठीक है, नॉर्मल मात्रक। लेकिन अगर मात्रक को एक और लिखा जाता है, मात्रक वो क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले केस अलग हो जाते हैं। ये वाले केस अलग कब होते हैं, क्या होता है कि द्रव के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसके एकांक वृद्धि के लिए किया गया जो कार्य होता है ना, वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, तब ये फार्मूला। और नहीं तो नॉर्मल में आपको क्या हो, सरफेस टेंशन = F/L न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है।
चलिए एक चीज़ और यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट कीजिए कि पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा और क्रांतिक ताप पर ये शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। और कोहेसिव फोर्स के बारे में तो पता है, संसंजक बल, एक ही द्रव में जो एक ही पदार्थ के बने जो द्रव होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक क्या होता है? ये होगा, बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि Fe3O4 में आयरन निम्नलिखित संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो इसे आप रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 2 और 3 संयोजकता जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या होता है? तो सभी को पता है प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दाल में पाया जाता है ना। और आयरन की बात करते हो सब्जियों में, दूध में कैल्शियम, है ना। तो गाइस यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते कंप्लीट। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। आप इस वीडियो को टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।